नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो साइंस सब्जेक्ट हम सबसे पहले करा रहे हैं। इससे पहले क्लास नंबर 11 हमने देखी थी। साइड माई बटन में पिछला वाला जो टॉपिक है वो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा क्लास नंबर 12, जिसके अंतर्गत हमारा प्रकाश नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। प्रकाश में बहुत कुछ है कोर्स में, तो हम एक एक करके यानी कि धीरे धीरे करके चीजों को समझेंगे। आज की इस क्लास में हम कंप्लीट थ्योरी देखेंगे। जो चीजें रह जाएंगी वो हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। फिर बाद में प्रश्नों की प्रैक्टिस भी जो है वो करेंगे। अगर बात करें कोर्स में, तो ध्वनि तक हम सारी चीजें देख चुके हैं। इतना सारा कोर्स करा चुके हैं। प्रकाश हमारा चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है आपका प्रकाश। प्रकाश की बात करते हैं तो हमारी आंखों पर एक दृश्य संवेदना पैदा करता है, जो ऊर्जा का ही एक रूप होता है। सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश देखते हैं ना, अगर टॉर्च से ही आप देखते हैं, इस तरीके से आप टॉर्च जलाते हैं तो एकदम सीधे सिधाई में आपका चलता है, तो सरल रेखा में गमन करता है। भिन्न भिन्न जो माध्यम है उनमें प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इस पॉइंट को आपको पता होना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको रटी होनी चाहिए। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो होती है। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। और इस पर बेस्ड मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी कराया था रेडियो के संदर्भ में। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है, तो वो भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होता है। वहां पर भी इस क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि प्रकाश की चाल के बराबर ही होता है। आगे सूर्य के पृथ्वी तक आने में लगभग 499 सेकंड का समय जो है वो लगता है, क्योंकि वो भी प्रकाश के रूप में ही आता है। ऊष्मा भी होती है पर प्रकाश के रूप में भी आता है, इसलिए समय भी आपको पता होना चाहिए। इन 499 सेकंड को अगर आप मिनट में चेंज करेंगे तो 8 मिनट 19 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग आप कह सकते हैं समय लगता है। और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 1.28 सेकंड का समय। और ओवरऑल आप इसे 1.3 भी जो है वो कह सकते हैं, या 1.28 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक जो है वो आने में। तो ये बेसिक सी चीज है। एक चीज यहाँ पर और आप याद रख सकते हैं कि जो प्रकाश होता है इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 3900। ऊपर यहाँ पर साइड में, अच्छा यहीं लिख देते हैं, चलिए 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के ये ए जो है इसके ऊपर आप देखते हैं इस प्रकार से छोटा सा गोला बना रहता है, तो इसे एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक ये होता है हमारी आंखों को जो प्रकाश संवेदित करता है उसकी तरंगदैर्घ्य। तो ये जो है वो क्या है, तरंगदैर्घ्य है आपकी। शॉर्ट में मैंने टी यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं इसी के बाद कि प्रकाश के कौन कौन से स्रोत जो है वो होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो सूर्य और तारे, इन दोनों को ही हम प्रकाश के स्रोत में कह सकते हैं। इन तारों के अंदर हाइड्रोजन परमाणु लगातार हीलियम परमाणु में जो है वो बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसमें अपार ऊर्जा की प्राप्ति जो है वो होती है। और इस ऊर्जा का ही एक भाग पृथ्वी को प्रकाश के रूप में जो है वो प्राप्त होता है। जो प्रकाश जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उसे हम जैव प्रकाश के नाम से जानते हैं। जैसे कि जुगनू से प्राप्त प्रकाश जो है जैव प्रकाश का एक उदाहरण जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा प्रकाश के कुछ कृत्रिम स्रोत की बात करते हैं, जैसे कि आपका विद्युत बल्ब एक कृत्रिम स्रोत है, माचिस आपका एक कृत्रिम स्रोत है, मोमबत्ती आपका कृत्रिम स्रोत है। ये सभी जो है कृत्रिम स्रोत यानी कि मानव निर्मित में आते हैं। और प्रकाश के आधार पर अगर वस्तुओं के डिवीजन की बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि एक आपका नेचुरल सोर्स हो गया जैसे जुगनू हो गया, और एक आपका हमने कृत्रिम सोर्स देख लिया जो कि मानव निर्मित है। पर प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को अलग अलग टाइप्स में भी जो है वो बांटा गया है, वो भी हम जो है वो देखेंगे। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि जब आपसे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत पूछा जाएगा तो सूर्य और तारे इस तरीके से आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो आपको सूर्य और तारे जो हैं उनको प्राकृतिक स्रोत में याद रखना है। कृत्रिम स्रोत में तो आप पहचान ही लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। अब बात करते हैं अन्य डिवीजन, जैसे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। डायरेक्ट आपसे प्रश्न में पूछा जाता है इनमें से कौन सी प्रदीप्त वस्तु नहीं है, इस प्रकार से। तो वे वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे आप सूर्य को रखते हैं इसमें, देखिए प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आपका डिवीजन अलग है। वही चीज आपकी यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो सूर्य भी प्रदीप्त में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अलग अलग आधार पे बढ़ता है। अब जैसे बल्ब है तो ये भी जो है स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, तो ये भी आपके प्रदीप्त में ही आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं कि बल्ब की आप पिक्चर से समझ भी रहे हैं, इन्हीं को हम ल्यूमिनस बॉडीज भी कहते हैं। ये तो हो गया प्रदीप्त वस्तुएं। इसके जस्ट अपोजिट जिसको हम कहते हैं
अप्रदीप्त वस्तुएं वो क्या होती हैं जिनको नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। वे वस्तुएं जिनका अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन अगर उन पर प्रकाश डाला जाए तो वो दिखाई देने लगती हैं। जैसे आपको किताब हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, बॉटल हो गया, मतलब जिनमें खुद का प्रकाश ना हो, आप टॉर्च जला कर देखें या फ्लैश लाइट जला करके देखें तो वो दिखाई देने लगी। तो नॉर्मल सा है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त जो है इसमें डिफरेंट। अब बस आपको थोड़े से एग्जाम्पल पर फोकस करना है, क्योंकि आपसे यहाँ पर थ्योरी तो पूछी नहीं जाएगी, आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो इनमें से कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, इनमें से कौन सा प्रकाश का प्रदीप्त या कौन सा प्रदीप्त वस्तुओं में आता है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब बात करते हैं पारदर्शक वस्तुएं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडीज। तो वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश किरणें निकल जाती हैं उन्हें कहते हैं हम पारदर्शक। जैसे आप यहाँ पर ये कांच देख रहे हैं, ये कांच जो है ट्रांसपेरेंट है, यानी कि अगर आप इधर से देखेंगे तो इधर का भी आपको दिखाई देगा। तो अगर आप प्रकाश यहाँ से एक साइड से गुजारेंगे तो जाहिर सी बात है उधर साइड से निकल आएगा जब ट्रांसपेरेंट है। तो उसी को हम कहते हैं पारदर्शक वस्तुएं। एग्जाम्पल के तौर पर कांच आप याद रख सकते हैं, जिनसे होकर प्रकाश किरणें जो है वो निकल जाती हैं। प्रकाश की बात हो रही है तो हर जगह प्रकाश ही को आपको फोकस में रखना है। ट्रांसपेरेंट बॉडीज इन्हें हम कहते हैं। फिर बात करते हैं अपारदर्शक, जो ना निकल पाए, वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती उन्हें अपारदर्शक वस्तुएं कहती हैं। जैसे कि आपका धातुएं, अगर आप खुद से सोचिए कि एक ऐसे लोहे का ठोस कोई गोला है, अब यहाँ से अगर आप साइड से प्रकाश डालते हैं तो क्या इधर पहुंच जाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो वो होती हैं आपकी अपारदर्शक वस्तुएं, जिनको हम ओपैक्यू बॉडीज के नाम से जो है वो जानते हैं। एग्जाम्पल धातु याद रखेंगे। फिर अगले की बात करते हैं जो होती हैं अर्धपारदर्शक वस्तुएं। वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़े पर उनका कुछ ही भाग तो अवशोषित हो जाए और कुछ भाग बाहर निकल जाए। अब इस चीज को ऐसे समझिए कि जैसे एक इस प्रकार से कोई वस्तु है, अब हमें नहीं मालूम ये क्या किस टाइप की है, पारदर्शक है, अपारदर्शक है या अर्धपारदर्शक है। अगर आप इस पर प्रकाश डालते हैं तो कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि इधर साइड प्रकाश दिखता तो है, पर ऐसा नहीं होता है कि जितना आपने प्रकाश यहाँ से जो है वो छोड़ा है उतना ही प्रकाश उधर भी आ जाए। तो ऐसी जो कंडीशन क्रिएट होती है वो होती है आपकी अर्ध पारदर्शक वस्तुओं की। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर भी समझाया गया है, जैसे तेल लगा हुआ आपका कागज, अगर तेल लगा हुआ कागज है उस पर आप प्रकाश डालेंगे तो आप देखेंगे दूसरी साइड कुछ प्रकाश तो अवशोषित हो जाएगा उसी कागज में ही, बाकी आपका उस पार जो है वो निकलेगा। तो ये आपका अर्ध पारदर्शक वस्तुओं में जो है वो आएगा। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। देखिए एक चीज को समझिएगा, प्रकाश का परावर्तन अलग चीज है, प्रकाश का अपवर्तन जो है वो अलग चीज है। इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए दर्पण, तो दर्पण अलग चीज है, और आपसे कहा जाए लेंस तो अलग चीज है। दर्पण जो है उसमें आपका दर्पण और उत्तल दर्पण होता है, ऐसे लेंस में भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है। तो इन चीजों को आपस में मिलाइएगा नहीं। तो पहले परावर्तन को समझते हैं फिर अपवर्तन को। तो क्या होता है परावर्तन? प्रकाश के चिकने पृष्ठ जो है उससे टकरा कर वापस लौटने की घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि ये आपका एक प्रकाश की किरण जो है, ये आपका जो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये आपका एक समतल दर्पण दर्शाया गया है, जिसके पीछे आप देखते हैं इस टाइप से लाइन जो है वो खींची रहती है। लाइन खींचने का मतलब है कि उस तरीके उस साइड से जो है वो उसे पेंट कर दिया गया है। तो उधर से पुताई है, तो जब यहाँ से कोई आपकी किरण आती है इस प्रकार से इस पे टकराती है तो वो वापस लौट जाती है कुछ इस प्रकार से। तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतना आप बेसिक से समझे। अब इसके कुछ नियम भी होते हैं, उन नियमों को आपको समझना है। सबसे पहला नियम होता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। अब इसको आपको केवल केवल रटना नहीं है, इसको केवल आपको समझना है। चित्र के जरिए हम समझेंगे। देखिए इस प्रकार से आपका ये हो गया एक दर्पण। दर्पण जब भी दर्शाएंगे तो उसके जिस भी साइड में आपका बंद है उस साइड में आपको इस प्रकार से जो है वो तिर्यक लाइन खींचकर दर्शाना होगा कि उस साइड जो है वो बंद है। यानी अगर किसी को इसमें दर्पण में अपनी खुद की इमेज देखनी होगी तो उसको इस साइड खड़े होना होगा, क्योंकि उधर साइड जो है वो बंद है। बंद कहने का मतलब है उधर साइड जो है वो पेंट कर दिया जाता है, लाल लाल ऑक्साइड जो है इसका पेंट होता है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तब जो है उसे अपना जो प्रतिबिंब है वो जो है वो दिखाई देगा। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या है? ये आपका जो है वो दर्पण है। अब दर्पण को दर्शाने के लिए हम किसी भी तरीके से दर्शा सकते हैं, जैसे एम और एम डैश के जरिए जो है वो दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर एक हमने पॉइंट ले लिया जहां पर आप कहेंगे एक इस प्रकार से प्रकाश की किरण जो है वो डाली जा रही है।
तो ये प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ रही है और इस प्रकार से वापस से जाते-जाते जो है इस तरफ से निकली जा रही है। तो ये जो डाली गई किरण, ये किस प्रकार की किरण है, इसे हम क्या नाम देंगे? तो इसे हम देंगे जो है वो आपतित किरण। आपतित मतलब आ रही है ना, तो इसलिए हम इसे कहते हैं आपतित किरण। और जब वो दर्पण पर जो है वो पड़ रही है और वापस जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। तो नाम आसानी से आप पहचान लेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब जो इसका सेंटर पॉइंट है, ये जहां आप देख रहे हैं एकदम सेंटर में, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं अभिलंब। इसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। इतना आपने समझा कि अब देखिए जो चीज पहले वाले इसमें नियम में कहा गया है, ये जो नियम लिखा है ये प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। टोटल 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, ये वो जो हमने दर्शाई, ये आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु जो है वो आपका यही पॉइंट जहां पर आपकी ये आपतित किरण आ रही है, और अभिलंब तो आपको ये दिख ही रहा है एकदम सेंटर में, हमने लिख भी दिया है, और परावर्तित किरण आपको यहाँ पर दिख ही रही है। ये तीनों सभी किसमें है? ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपको पहला जो है वो याद रखना है। दूसरा इसका नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इससे जो एंगल बनेगा, क्योंकि आपतित किरण है तो इससे जाहिर सी बात है आपतन कोण बनेगा, तो यहाँ पर जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। और इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो वही चीज दूसरा नियम भी कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण है वो आपका परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण, इनको हम I और R से जो है वो दर्शाते हैं। तो आपतन कोण के लिए हम I लिख देते हैं और परावर्तन कोण के लिए हम R लिख देते हैं। तो इससे आप पहचान लेंगे कि I और R जो है वो बराबर हैं। तो इतना आपने समझ लिया, ये आपका जो था वो था परावर्तन का नियम। परावर्तन के बाद अब हम बात करेंगे अपवर्तन की। अब थोड़ा-सा अंतर को ये समझिएगा कि परावर्तन में क्या होता है कि जो भी प्रकाश की किरण जाती है वो आपकी उस दर्पण पर पड़ने के बाद जो है वो वापस इस प्रकार से लौट जाती है। पर परावर्तन में ऐसा नहीं होता है, उसको हम देखते हैं। हम दर्पण, गोलीय दर्पण, उसको अलग से देखेंगे। पहले हम केवल नियमों को समझ रहे हैं। तो ये 2 नियम थे। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। अपवर्तन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है अपवर्तन? तो प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब इस चीज को ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर चित्र में ही आप समझेंगे, वैसे हम इसको आगे बनाकर समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। और इस चीज को समझिए कि जो ये आप बीच में इस प्रकार से लाइन देख रहे हैं डॉट डॉट वाली, ये आपका क्या है? ये आपका अभिलंब जो है वो दिया हुआ है। जैसे उसमें अभिलंब हम देखते थे सेंटर पॉइंट होता था, जैसे इसमें क्या है, इन्होंने इस तरीके से दर्शाया, हमने उसको इस तरीके से समझ लिया था। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, मतलब उसका वही है। तो यहाँ से आपकी ये आपतित किरण आती है और इस प्रकार से दर्पण पर पड़ती है, और दर्पण पर पड़ने के बाद जो है ये इस प्रकार से जो है वो दूसरे माध्यम में जाती है। लिखा है ना प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, और ये सीधी ना जा करके, मतलब अगर ऐसे गई है तो ये ऐसे सीधे ही जानी चाहिए, पर ये सीधी ना जा करके थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी हल्का सा मुड़ जाती है, मुड़ी हुई सी प्रतीत होती है। तो इसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ये आपने केवल समझा प्रकाश का अपवर्तन कि कहते किसको हैं। नियम को भी हम समझेंगे डिटेल में, केवल आप इतना पहले से समझ लीजिए। अब बात करते हैं इसी के अंतर्गत कुछ पॉइंट की, फिर नियम की बात करेंगे। जैसे साइड में चित्र को अगर थोड़ा सा समझेंगे तो इसमें पहले एक बार पॉइंट को सभी समझ लीजिए कि ये वाली जो आप किरण देख रहे हैं ये आपकी कैसी किरण है? जो आपतित किरण है। जैसे उसमें होती थी परावर्तन में, एक आपतित होती थी और दूसरी परावर्तित हो जाती थी। तो सेम ये है आपकी आपतित किरण, जो कि आप जो है किरण को यहाँ से भेज रहे हैं। ये जो आपका x और y है ये आपका क्या है? ये आप मान लीजिए दर्पण है। इस दर्पण पर पड़ने के बाद जो ये किरण है, वैसे दर्पण ना समझिए क्योंकि इसमें माध्यम होते हैं, क्योंकि वहां पर हमने क्या समझा था? वहां पर हमने दर्पण, इस चीज को समझिए, जैसे ये आपका एक दर्पण है, तो हमने क्या देखा था? एक किरण आती थी और इस तरीके से परावर्तित हो जाती थी। तो किससे परावर्तित हो रही है? दर्पण से हो रही थी। तो वो हमने देखा था किसमें? परावर्तन में। पर इसमें थोड़ा सा सिस्टम क्या होता है, इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा जाता है। जैसे ये एक्स वाई जो है, ये एक आप कह सकते हैं दो चीज माध्यमों को बांटने का कार्य कर रहा है। ऊपर अगर
इधर साइड हम ऊपर देखेंगे जहां पर आपतित किरण है, यहां पर एक माध्यम मान लेते हैं, जैसे वो माध्यम जो है आपका वायु हो गया, यानी कि यहां पर आपका ये वायु है, ये ऊपर वाला जितना एरिया आप देख रहे हैं ये सब वायु है। नीचे वाला जो एरिया है इसको हम मान लेते हैं कांच। तो अगर कोई प्रकाश की किरण आपकी वायु से कांच में होकर के जा रही है, तब वो जो अपने मार्ग से विचलित हो रही है उसे हम रखेंगे अपवर्तन में। अब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। दर्पण में हम नहीं रखेंगे क्योंकि दर्पण से तो हम प्रकाश का परावर्तन को देख ही चुके हैं। तो अब जैसे ये आपतित किरण आपकी आ रही है इस प्रकार से, और आने के बाद जो है इस प्रकार से यहाँ पर जैसे ही वो कांच में प्रवेश करती है तो वो सीधी ना जा करके हल्का सा अपने मार्ग से जो है वो विचलित हो रही है। तो ये जो विचलन आप देख रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, जैसे वहां परावर्तन था तो परावर्तित किरण हो जाती थी, यहां पर अपवर्तन है तो इसलिए अपवर्तित किरण हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी चीज, जो ये ऊपर वाली वैल्यू आप ये सेंटर में देख रहे हैं इस प्रकार से, ये आपका क्या है, तो ये आपका अभिलंब है। जैसे वहां अभिलंब होता था वैसे ये आपका अभिलंब हो जाएगा, और अभिलंब से ही एंगल बनता था आपका, तो ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, आई। जैसे वहां आई और आर मैंने आपको बताया था, तो ये वाला आई हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे जो आपका विलंब है, इससे आपका जो अपवर्तित किरण के साथ एंगल बनेगा वो आपका आर हो जाएगा। तो ये आई और आर यहाँ से दोनों एंगल निकल के आ जाएंगे। बाकी आपके ये जैसे लिखा है ना विरल माध्यम सघन माध्यम, तो ये माध्यम जो होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऊपर सघन होगा नीचे विरल होगा, वो बदल सकता है। उसी के संदर्भ में साइड में जो लिखा हुआ है इसको समझिए कि यदि अपवर्तित किरण जो है आपकी वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अपवर्तित किरण आपकी ये नीचे वाली है, आप कहेंगे बिल्कुल। और कह रहा है अपवर्तित किरण अगर विरल माध्यम से, विरल माध्यम और सघन माध्यम को समझिए। विरल माध्यम ऐसा जो कि आपका थोड़ा दूर दूर हो, जैसे मैंने आपको एक वायु एग्जांपल दिया, तो उसके लिए जहां पर जो विरल माध्यम है वो हम क्या मानते हैं, वायु को मान लेते हैं। और कह रहा है कि अगर विरल माध्यम से सघन में जाता है तो सघन के लिए हमने क्या मान लिया, कांच मान लिया। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती है अपवर्तित किरण, तब आपका अपवर्तित होने के पश्चात वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब आपका कहां पर है, अभिलंब आपका ये जो N2 वाला देख रहे हैं ये है। यानी आपकी कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा, ये आपका बीच वाला माध्यम, ये आपका जो है वो अभिलंब, और जब ये आपकी किरण आ रही है तो आपकी ये इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जाना एक्चुअल में उसे इस प्रकार से सीधे चाहिए था पर नहीं, वो जो अभिलंब बीच वाला सेंटर वाला है उसकी ओर थोड़ा सा झुक जाती है। और ऐसा कब होता है, जब आपका वो विरल से सघन में जाता है। इतना आपको क्लियर हुआ कि कैसे वो इस अभिलंब के नजदीक आ जाती है। अब दूसरी कंडीशन ये बनती है आपकी, जब किरणें सघन से विरल में जाती हैं, यानी कि सघन ऊपर हो आपका और विरल नीचे हो, यानी कि ऊपर आपका जो है वो कांच हो और कांच से वायु में जाए, तो आपका क्या होगा, तब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी ये आपका अभिलंब है और अभिलंब से पहले नजदीक आ रही थी पर अब अभिलंब से दूर हटेगी। बस इतना सा आपको समझना है। वही चीज यहाँ लिखा है कि वो अभिलंब से जो है वो दूर हट जाती है अगर सघन से विरल में। अब खुद से आप सोच कर देखिए कि अगर आप कोई प्रकाश की किरण कांच में भेज रहे हैं, वायु बाहर है और वायु से आप क्या कर रहे हैं, कांच के अंदर भेज रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो माध्यम सघन होगा और ऐसे में अभिलंब की ओर वो जो किरण होगी वो झुक जाएगी। पर अगर वायु में भेज रहे हैं, कांच से वायु में भेज रहे हैं, तो वो आपकी दूर हट जाएगी। बस इतना सा आपको समझना है। कांच और वायु को ना याद रख के सघन और विरल याद रखिएगा, और बाकी तो आप कांच और वायु से उसे जोड़ सकते हैं। अब अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, जैसे परावर्तन के हमने नियम देखे थे। परावर्तन का जो पहला नियम था वो अपवर्तन के नियम से ही मैच करेगा, पर जो दूसरा नियम है वो थोड़ा सा बदला है। तो अपवर्तन के दो नियम कौन से होते हैं उसको समझते हैं, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ ढेर सारी मेहनत की जा रही है, तो आप लोगों का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। देखिए अपवर्तन के नियम को समझते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, इन पर जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल में होता है। सेम ऐसे हमने देखा था किसमें, आपका परावर्तन में भी। देखिए यहाँ पर चित्र जो दर्शाया गया है इसमें देख लीजिए, ये आपकी आपतित किरण है, यह आपतन बिंदु है, और अपवर्तित किरण है। तीनों क्या है, तीनों एक तल में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। और अभिलंब भी है साथ में, तो बिल्कुल है। तो पहला तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। दूसरे को समझिए कि किन्हीं दो माध्यम की बात करें तो उनके लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जो ज्या होती है, साइन उसको कहेंगे, और
अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है उसको कहेंगे साइन। इसका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो एक नियतांक होता है और उस नियतांक को हम n के थ्रू दर्शाते हैं। तो n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ये यहां से निकल के आता है अपवर्तन से। इसी को ही हम स्नेल के नियम के नाम से भी जो है वो जानते हैं। परावर्तन में क्या था, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो जाता था, I बराबर R। यहां पर क्या है, यहां पर इतना सा है कि आपतन कोण की ज्या का मान अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है वो आपका एक नियतांक होता है। इसको हम n से दर्शाते हैं, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो इतना ध्यान रखिएगा, अपवर्तन के नियम भी आपके समाप्त हुए, परावर्तन भी हमारा समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण। क्या होता है क्रांतिक कोण? यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे जो है वो बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अभी हमने देखा आपतन कोण अपवर्तन कोण, तो वहां पर आपका क्या था, इस प्रकार से आपका अभिलंब जो है उसके साथ जो कोण बन रहा था वो उसको हम कह रहे थे आपतन कोण। इसी प्रकार जो परावर्तित हो रहा था, यानी यहाँ पर अपवर्तन की बात हो रही है, तो अपवर्तन के साथ जो आपका एंगल बन रहा था जिसमें अभिलंब के साथ वो वाला जो आपका एंगल था वो आपका था अपवर्तन कोण। तो ये कह रहा है कि अगर इस वाले एंगल को आप बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, तो अगर ये प्रकाश की किरण धीरे धीरे आप और नीचे करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एंगल है वो भी आपका इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आपका जो कोण आपतन कोण है वो इस एंगल पर जो है इस प्रकार से डाला जाए कि जो यहाँ पर आपकी परावर्तित या कह सकते हैं अपवर्तित हो रही थी किरण, उससे जो एंगल बन के आए तो वो आपका 90 डिग्री का एंगल यहां से बन करके आए। समझे आप? पहले हमने स्थिति देखी थी ना कि कोई किरण आती थी और इस टाइप से अभिलंब होता था और अभिलंब से आपका एक कोण बनता था, अभिलंब की ओर झुक जाता था जब आप देखते थे कि कैसा वहां पर माध्यम है। तो एक ऐसी स्थिति भी तो आएगी कि ये एंगल आपका एकदम सीधे हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का आ जाएगा। वही यहां पर मैंने बताया है कि 90 डिग्री का हो जाएगा अपवर्तन कोण का मान। और इस आपतन कोण को, आपतन मतलब जो ये वाली आप किरण यहां से भेज रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ये यहां पर समझाया गया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए, यानी आप इसी को पहले ऐसे करिए तो आपकी किरण कहीं और होगी, धीरे धीरे आप इसे बढ़ाते जाएं। एक स्थिति ऐसी आएगी जब एक विशेष आपतन कोण के लिए आपका जो अपवर्तन कोण है उसका मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो इस आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। तो इसे हम दर्शाएंगे किसके नाम से? क्रांतिक कोण के नाम से। इसी में और आगे समझिए कि आपतन कोण थोड़ा सा और अगर अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश किरणें अपवर्तित ना होकर संपूर्ण किरणें क्या हो जाएंगी? परावर्तित हो जाएंगी। तो अब इसको आप बढ़ा रहे हैं जितना, अगर आप इसको आप ऐसे और बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति क्या आएगी कि ये फिर अपवर्तन ना होकर के संपूर्ण स्थिति परावर्तित हो जाएगी। इसी को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस तरीके से आप दोनों को समझ सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, ये तो आपने समझ लिया कैसे कैसे एग्जाम्पल होते हैं, उनको आप एकदम रट लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे आते हैं। सबसे पहला, जल में परख नली का चमकीला दिखना जो है वो किसका एग्जाम्पल होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है। कांच में पड़ी जो दरार होती है उसका चमकना भी जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। रेगिस्तान की मरीचिका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आप देखते हैं ना रेगिस्तान में ऐसा लगता है बहुत दूर पर कि पानी टाइप का भरा हुआ है, तो वो पानी नहीं होता, एक्चुअल में वो मरीचिका बनती है, तो उससे फील आता है। तो वो एक्चुअल में प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। तो ये आपको एग्जाम्पल एकदम रटे होने चाहिए, तो इनको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे लेंस से। इस बार में लेंस को समझेंगे, उसके बाद दर्पण को समझेंगे और फिर हमारा आज का ये टॉपिक जो है वो मतलब आज की क्लास समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद हम जो चित्र पर आधारित चीजों को समझेंगे कि कहाँ पर आप वस्तु को रखते हैं तो कहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति आती है, वो थोड़ा सा डिटेल में है, तो उसको हम अगली क्लास में जो है वो देखेंगे। तो लेंस को समझ ले रहे हैं और दर्पण को समझ ले रहे हैं। क्या होता है लेंस? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जब जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय अथवा तथा एक समतल पृष्ठ से जो है वो घिरा होता है, ये लेंस होता है। लेंस के जो टाइप होते हैं, पहला होता है उत्तल लेंस, ऐसा लेंस जो बीच में से मोटे हो और किनारों पर पतले होते हैं। जैसे इस चित्र को देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो किनारे आपके कैसे हैं? पतले हैं और बीच में आपका इस टाइप से मोटा है। तो ये आपका क्या है? ये किस टाइप का लेंस है? ये आपका
उत्तल लेंस है। तो ऐसे लेंस जो बीच में से मोटे और किनारों पर पतले होते हैं उनको कहते हैं उत्तल लेंस, और इसी को ही हम अभिसारी लेंस भी जो है वो कहते हैं। अभिसारी लेंस क्या होता है? जब प्रकाश की किरण इस टाइप के लेंस से होकर के गुजरती है तो वो आपकी क्या होती है, एक ही बिंदु पर जो है वो फोकस हो जाती है। अब यहाँ से अगर अगर आगे जाएगी तो इस प्रकार से जो है ये एक बिंदु पर फोकस हो जा रही है। तो अभिसारी लेंस की विशेषता ये होती है कि वो आपका प्रकाश जो भी किरण गुजरती है उसको एक ही बिंदु पर फोकस कर देता है। तो उत्तल लेंस आपने समझा, ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा किनारों पर पतला उत्तल लेंस हो। अवतल लेंस को समझिए, तो ऐसे लेंस जो बीच में आपके पतले हो किनारों पर मोटे हो उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। जैसे आप इस स्थिति को देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से कर्व है, किनारों पर अगर आप देखिए तो आपके जो है वो फैले हुए हैं और बीच में जो है वो पतले हैं। तो ये आपका होता है अवतल लेंस, और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी जो है वो कहते हैं। अपसारी लेंस जो है क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश की किरणें होकर के गुजरती हैं वो जो है आपकी जो है वो आगे जा करके फैल जाती हैं। इस प्रकार से इसमें गुण पाया जाता है, इसलिए हम इसे अपसारी लेंस जो है वो कहते हैं। यही अपसारिता आप देखते हैं बाल विकास सीडीपी पोर्शन में भी अपसारी चिंतन वर्ड सुना होगा आपने, तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सोच लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट आंसर आए एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन के। जैसे महात्मा गांधी जी या लता मंगेशकर जी के बारे में आप बताइए, तो कोई व्यक्ति अपने विचार अलग रखेगा, कोई अलग रखेगा, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। कोई लोग जब आंसर आते हैं तो उसे हम अपसारी चिंतन के नाम से जानते हैं। और अभिसारी मतलब फोकस आपका हो एक पर्टिकुलर आंसर, कि लता मंगेशकर जी जो है उनका जन्म कब हुआ था, तो सभी का आंसर एक समान आएगा। तो अभिसारी और अपसारी वहां चिंतन से भी हम इस चीज को जोड़कर समझ सकते हैं। जैसे अभिसारी में आपका एक पर्टिकुलर फोकस हो जाता है, वैसे ही चिंतन में भी एक पर्टिकुलर ही आंसर आता है, पर अपसारी में डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में आपकी इस प्रकार से प्रकाश की किरण फैल जाती है। उसी प्रकार अपसारी चिंतन में भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के आंसर होके आते हैं। तो वहीं से ये शब्द निकला है। तो लेंस आपने समझ लिया। अब बात करते हैं दर्पण की। ध्यान दीजिएगा, लेंस अलग है, दर्पण अलग है, दोनों को आपस में नहीं मिलाना है आपको। क्या होता है गोलीय दर्पण? तो गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच का खोखला गोला जो होता है, आप समझिए इस चीज को ऐसे कि एक ये जो है वो कांच का गोला है और ये अंदर से कैसा है, खोखला है। आपने क्या किया, इस खोखले गोले को जो है इस प्रकार से काट लिया। तो वही है कि काटा गया जो भाग होता है वही कहलाता है आपका गोलीय दर्पण। अब दो स्थिति हो सकती हैं, पहले दो स्थितियों को समझिए उसके बाद हम इसके बारे में देखते हैं। जैसे आपका ये आपका एक मैंने बताया कि गोला है। अब इसके अगर आप बाहर की ओर पूरा जो है वो पेंट कर देते हैं, जो मैंने बताया था ना लाल ऑक्साइड आपका इस प्रकार से होता है, तो बाहर की ओर ये पूरा जो है वो पेंट है। अगर आप इसे इस प्रकार से काटेंगे तो एक ऐसी स्थिति निकल के आएगी जिसमें जो है आपका बाहर की ओर जो है वो ये जो है वो पुता होगा, पर यहाँ पर जो आपका ये वाला हिस्सा होगा, ये आप देख रहे हैं जो, ये किस प्रकार का होगा, ये आपका पुता हुआ नहीं होगा। यानी कि जो भी आपका आप प्रतिबिंब रखेंगे वो इस साइड रखेंगे, तब आपकी जाकर के जो इमेज है वो जो है वो बनेगी। ये आपको क्लियर हुआ? दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि ये जो आपका यहाँ पर पेंट हुआ है, ये आपका बाहर ना पेंट हो करके जो है वो अंदर की ओर पेंट हो, और तब आप इसे जो है वो काटें। ये इस प्रकार से हो, और ये आपका थोड़ा सा गोल नहीं बना है, गोल अभी भी नहीं है। अब ठीक है थोड़ा सा। अब देखिए ये जो है आपका अंदर से जो है वो पुता हुआ है, और तब अगर इसे जब आप काटेंगे तो इस तरीके से बाई चांस आप इसे काटते हैं, तो काटने के बाद इसकी स्थिति किस प्रकार से आएगी, कुछ इस प्रकार से आएगी कि इसके अंदर का जो हिस्सा होगा वो आप देखेंगे तो जो है वो इस प्रकार से पेंट हुआ होगा। और यहाँ पर अगर आपको इसका प्रतिबिंब देखना है तब आपको किस कहाँ पर खड़ा होना होगा, इस तरफ जहाँ पर पेंट नहीं हुआ है उसके सामने, यानी यहाँ पर आपको जो है वो खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि इधर साइड आप देख सकते हैं, उधर साइड तो पेंट हो रखा है। तो दो स्थिति आपने देखी, एक वो स्थिति जब आपका इस प्रकार से राउंड शेप में है। चलिए इसी के साथ डेफिनेशन को भी समझते चलते हैं। सबसे पहला इसी के ये तो आपने ऊपर समझ लिया ना कि इसका एक तल जो है उस पर लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, तो ये जो पेंट है वो हमने आपको करके दिखाया। और दूसरा तल परावर्तक होता है, परावर्तक वही जिस तरफ जो है व्यक्ति खड़ा होगा। तो ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वो दर्पण जिसमें परावर्तन जो है वो दबे हुए तल से होता है। अब देखिए इन दोनों के जो मैंने बनाकर दिखाए, आप इसमें दबा हुआ तल कौन सा देख रहे हैं? तो जाहिर सी बात है ये दूसरा वाला जो तल देख रहे हैं आपका, इसमें जो ये वाला अंदर वाला हिस्सा है ये आपका जो है दबा हुआ है। तो यहां से आपका जो परावर्तन होगा इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रखेंगे आपका अवतल दर्पण में। और
उत्तल में जस्ट अपोजिट होता है। ये आप समझ गए, ये उत्तल वाला दे रखा है, तो हम इसको अब रफ कर देते हैं, जो एक्चुअल इसका चित्र है उससे समझते हैं। आपने ये समझ लिया कि कैसे जो है ये दर्पण जो है आपका बन के निकल करके आता है। तो इसके चित्र को देखिए, ये आपका है कि अवतल दर्पण वो दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से हो। तो ये वाला जो दबा हुआ तल है, ये आपका दबा हुआ तल है, और यहाँ से आपका जो भी परावर्तन होगा वो होगा। यहाँ पर आपकी कोई वस्तु जो है वो रखी जाएगी, और फिर आप अवतल दर्पण को यहाँ पर समझ गए होंगे। और ये जो साइड उधर साइड पेंट हो रखा है, वो लाल ऑक्साइड का पेंट जो है वो हो रखा है। अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण को समझिए, वो दर्पण जिसमें जो परावर्तन हो वो उभरे हुए भाग से हो। उभरा हुआ भाग किस प्रकार से, तो इस प्रकार से। तो ये आपका उभरा हुआ भाग है जिसमें उधर साइड आपका पेंट हो रखा है। और अब आपको अगर कोई यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखनी है तो इस तरफ रखनी पड़ेगी, ताकि जो प्रतिबिंब है वो आपका बने। तो ये उभरा हुआ जो भाग है इससे होता है। अब अगर आप थोड़ा सा इससे कंपैरिजन करेंगे, तो जो ये उत्तल दर्पण है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से ही आपकी बनेगी, यानी कि किनारों पर पतला और बीच में जो है वो मोटा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से ही बनेगी, जिसमें आप देखेंगे तो किनारों पर जो है वो मोटा और बीच में पतला। यही सेम चीज हमने अभी अभी देखी थी, किसमें देखी थी, लेंस में देखी थी। यहाँ पर दर्पण कब बन जाता है, जब वो एक साइड जो है वो पेंट कर दिया जाता है। ये देखिए, हमने अभी अवतल उत्तर देखा था ना, उत्तल लेंस में क्या था, बीच में जो है आपका इस तरीके से था पतला, बीच में मतलब मोटा था, किनारों पर पतला था, और अवतल में अपोजिट था। तो किनारों पर जो है वो आपका मोटा था और बीच में पतला था। वही स्थिति तो यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर आपका पेंट करके उस चीज को समझाया गया है। अब समझ में आया कि चीजें आपकी कैसे दर्पण और लेंस में जो है वो अंतर है। और इससे आप ये भी पहचान जाएंगे, और आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होगी कि लेंस और अवतल और उत्तल में कोई आपको कंफ्यूज नहीं होगा। बस आपको एक फोकस याद रखना है कि अवतल या उत्तल को लेकर कि किसमें किनारों पर मोटा होता है, किसमें जो है वो पतला होता है। ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण। अब एक चीज को समझिए कि जो दर्पण है और लेंस हमने पढ़ा, इनसे चित्र बनते हैं। इनसे ये पूछा जाता है कि कहाँ पर वस्तु रखी जाए, कहाँ वक्रता त्रिज्या होती है, कहाँ फोकस दूरी होती है, क्या फोकस, वो सारी जो पॉइंट है उसको हम अगली वाली क्लास में देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने आप में डिटेल है, उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अभी हमने इसीलिए पहले बेसिक से सारी चीजें आपको समझा दी हैं, ताकि जब अगली वाली क्लास में हम चीजों को समझेंगे तो आपको आसानी से आ जाए। लास्ट हमारा और पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, वो हमने बता दिया, तो चलिए ये सारी चीजें हमारी हो गई समाप्त। गोलीय दर्पण वाला भी आपका जो है कंप्लीट हो गया है। बाकी जो बाकी बची हुई चीजें हैं वो अगली वाली क्लास में हम देखेंगे। पर वीडियो को समाप्त करने से पहले, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो एक प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो ये प्रश्न है आपका, रेगिस्तान की जो मरीचिका है वो किसका उदाहरण होता है। ऐसे ही जस्ट जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं ऐसे ही आपका पूछा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा सही होगा। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है, जो आप ये वीडियो सुपर टेट के टॉपिक वाइज देख रहे हैं। और 3 बजे की लाइव टाइमिंग में हम प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।